नमस्कार। ग्राउंड जीरो से देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि अभी बताया गया कि एनआईए की टीम पुलवामा वहां पहलगाम से निकल चुकी है, लेकिन एनआईए सूत्रों की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी इस हमले को लेकर आ रही है। दरअसल नरसंहार वाले दिन बैसरन घाटी को जो बताया गया है, आतंकवादियों ने बैसरन घाटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर दोनों तरफ आतंकवादियों को खड़ा किया गया था। ये जानकारी एनआईए सोर्सेस के जरिए जो जांच हो रही है उसमें निकलकर सामने आ रही है कि बैसरन घाटी के जो एंट्री पॉइंट है, जो एग्जिट पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स पे आतंकवादी खड़े थे। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ उसकी पहले रेकी संभवतः की गई थी। हमले के लिए दो आतंकी पेड़ों के पीछे से आए, पूरी रणनीति से अटैक हुआ कि संभवतः वहां से जो एंट्री पॉइंट से अगर घुसे तो एग्जिट पॉइंट से अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो वहां पर पहले से आतंकी खड़े थे। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट के जरिए पूरी बैसरन घाटी को वहां पर घेरा गया। आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू की। कुछ लोग एंट्री और एग्जिट पॉइंट की ओर भागे और वहां खड़े आतंकवादियों ने लोगों को गोलियां मारी, जिससे कई लोग मारे गए। ये एनआईए सोर्सेस के जरिए ये सारी जानकारियां अब सामने निकल कर आ रही है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. हम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का स्वागत और सत्कार करते हैं, जिसमें सेना को खुली आज़ादी है कि वो कब, कहां और किस तरह से प्रहार करे। वारदात हुई है तो ये डेफिनेटली बहुत सही है कि ये ट्रेड कम्प्लीटली बंद होना चाहिए और इसके जरूर कुछ प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर देखे जाएंगे। Absolutely ready, at high alert, give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. देखिए, पहलगाम नरसंहार के खिलाफ अभी भारत का एक्शन या भारत का ऑपरेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान थर्रा उठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर पाकिस्तान के सूचना मंत्री दुनिया को सूचना पहुंचा रहे हैं साहब कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है। मतलब यहां मोदी ने आर्मी को फ्री हैंड दिया, वहां पाकिस्तान में टेंशन ये है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि 24 से 36 घंटे में हमें मार पड़ने वाली है, हमारी कुटाई होने वाली है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट F-16 को LOC से 1500 किलोमीटर दूर ग्वादर के पास अंडरग्राउंड कर दिया है। यानी भारत ने भले ही बदले का वक्त डिक्लेयर ना किया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आर्मी पर छोड़ दिया है कब, कहां, कैसे, किस तरह से बदला लेना है, फ्री हैंड दिया है। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर हमें मार पड़ने वाली है, नंबर एक। नंबर दो, भारत ने भले ही वक्त का बदले का वक्त डिक्लेयर ना किया हो, लेकिन पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हम पर हमला जरूर होगा, हमला होगा, जरूर होगा और हाल में होगा। असल में पिटने वाली हरकतें जो की है, देखिए, इसी वजह से पाकिस्तानी भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देने में जुट गए हैं। भले ही जंग जैसी स्थिति में पाकिस्तानी जनरल मुनीर, ये सबसे बड़ा आतंकवादी, पाकिस्तानी जनरल मुनीर के लापता होने की खबरें आ रही हैं। वहां का जनरल ही नहीं मिल रहा है, वहां पर बताया जा रहा है साहब, जब से उसका वीडियो आया तब से वो अंडरग्राउंड है, कहां है पता नहीं। लेकिन वहां के सांसद धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाएगी। लेकिन पहलगाम पर पाकिस्तानी आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने के अलावा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, यह आपको बताने की जरूरत है। देखिए, मोदी सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों का पहला बड़ा आदेश दिया कि पहलगाम के आतंकियों को किसी भी हाल में जिंदा पकड़ा जाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो, एक ये, और दूसरा लोकल सपोर्टर्स का सफाया, जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो। ध्यान से सुनिए, पहला, आतंकी को जिंदा पकड़ने का आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। जिंदा पकड़ना होगा ताकि हमले का सच दुनिया के सामने आए। दूसरा, आतंकवादियों के लोकल सपोर्टर्स का सफाया, जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो। यह आज की सबसे बड़ी खबर। इसका मतलब यह कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ भारत सरकार की प्राथमिकता उन गद्दारों का सफाया करने की भी है
जिन्होंने पहलगाम नरसंहार में आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट दिया, उनके रहने खाने छिपने में मदद की, क्योंकि ये बात पहले दिन से कही जा रही है कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा इस लेवल का आतंकवादी हमला हो ही नहीं सकता। और सुनिए आज की बड़ी खबर। अब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज की दूसरी बड़ी खबर सुनिए, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को एक्शन लेने की जो छूट दी है ना, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ धमाके की हेडलाइन क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को होने वाली रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होंगे। जी हां, 9 मई को प्रधानमंत्री को रूस जाना था विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए, प्रधानमंत्री ने कैंसिल कर दिया है। 9 मई को होने वाली रूस की विक्ट्री डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। मोदी ने इसके लिए रूस की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है, जबकि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी के विक्ट्री डे परेड के लिए उन्हें इनवाइट किया था। लेकिन यहां पर क्या टेंशन है आप सभी जानते हैं, और क्या अगले 24 से 36 घंटे में भारत हमला करने जा रहा है जैसा पाकिस्तान दावा कर रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की प्रस्तावित यात्रा रद्द। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्ट्री डे परेड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रूस भेजने का फैसला किया है। वो खुद दिल्ली में रहेंगे। यह खबर प्रधानमंत्री की लगातार 5 बैठकों के बाद आई है। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ लोग गायब बता रहे थे ना प्रधानमंत्री को, गायब, उसके बाद वो पोस्ट गायब हो गया, डिलीट करना पड़ा। आज प्रधानमंत्री ने सुबह से लगातार 3 घंटे तक महत्वपूर्ण बैठकें की। पहली बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज CCS, दूसरी बैठक CCPA कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की हुई, तीसरी बैठक CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, चौथी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वो क्या फैसले हैं, जाति जनगणना का भी फैसला है और भी कई फैसले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 4-4 बैठकें, 4-4 मुलाकात होगा संभवतः सबसे बड़ा आघात। इन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोवल शामिल हुए। बताया जा गया कि सभी बैठक खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3 बजे अपने दफ्तर पहुंचे। 3 बजे, ये 3 बजे तक सारी बैठकें। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण बैठकें की थी। 2, आप मतलब समझ रहे हैं। पहली मीटिंग में पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोवल, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। 1.5 घंटे बैठक चली थी, 1.5 घंटे। दूसरी हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और उनके अधीन आने वाले NSG, BSF, CRPF, SSB के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। कुछ बड़ा पकड़ा है। इसी मीटिंग के बाद खबर आई कि मोदी ने पहलगाम नरसंहार का बदला लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दिया। बल्कि कल वो नहीं भूलना चाहिए, मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री से मिले थे। इस मुलाकात के बाद मोहन भागवत भी मिले थे। मतलब ये जो फ्री हैंड दिया गया आर्मी को, एक्शन की टाइमिंग, इंटेंसिटी, तरीका, सब कुछ निर्णय सेना लेगी, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान वाले इतने डरे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान, वहां क्या चल रहा है, पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। मतलब यह है कि युद्ध हो या ना हो, युद्ध काल प्रारंभ हो चुका है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। सवाल यह कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। देखिए, वैसे तो इसके आसार अभी फिलहाल जंग के पूरे आसार हैं, लेकिन अगर युद्ध होता भी है, जंग के आसार बनते भी हैं, तो पाकिस्तान की भारत के सामने टिकने की औकात नहीं है। 3-3 लड़ाइयाँ, 3-3 बार पिटाई कुटाई हो चुकी है। इन कट्टरता के कसाईयों की कितनी कुटाई हो चुकी है। 65, 71, 99, याद है ना, 65 में, 71 में तो 2 टुकड़े कर दिए थे, 99 करगिल युद्ध। लेकिन हालांकि कुछ लोग ये कहकर भी डरा रहे हैं साहब कि चीन पाकिस्तान के साथ है।
इसलिए भारत युद्ध हार जाएगा। ये कहने में कुछ कांग्रेस के भी नेता हैं, वो कह रहे थे कि उनका फेसबुक हैक हो गया, लेकिन वो लिख रहे थे कि भारत हार जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए साहब, 71 के युद्ध में अमेरिका खुलकर कहां था? पाकिस्तान के साथ। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक तक दे दिए थे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। पिटाई कौन किसकी हुई? पिटा कौन? हारा कौन? पाकिस्तान। अमेरिका के साथ होने के बावजूद पैटर्न टैंक दिए। वो पैटर्न टैंक हमारे म्यूजियम में रखे हैं। गलवान भूल गए क्या? जो चीन के नाम पर उड़ रहा है पाकिस्तान, 1971 के मुकाबले अब भारत की स्थिति साफ बदल चुकी है। चीन से भारत को डराने वाले जरा भारत के गलवान के हड्डी तोड़ पराक्रम, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी थी हमारी सेना ने। गलवान, जब भारतीय सेना ने चीन के गरूर की गर्दन तोड़ दी थी। इसलिए पाकिस्तान के नेता भारत को बार बार अब परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। परमाणु युद्ध कह रहे हैं कि दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। परमाणु देखिए, अब तक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री की भतीजी, प्रधानमंत्री शहबाज की भतीजी मरियम नवाज समेत कई पाकिस्तानी नेता भारत को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तानी नेता कह रहे हैं कि उनके पास कलमे की ताकत है और एटम बम है। वैसे उनके मंत्री नेता वो 2.5 पाव वाले, पाव वाले परमाणु हम बता चुके हैं। लेकिन इन धमकियों के बाद पीछे शायद भारत की ना इस चीज को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। एटम बम को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ये क्या है मैं आपको बताता हूं। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर तब तक परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर परमाणु हमला नहीं करता है। फर्स्ट यूज भारत नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी न्यूक्लियर अटैक को लेकर। दोबारा से समझिए, यह भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। भारत किसी भी देश पर तब तक परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर परमाणु हमला नहीं करता। मतलब रिटेलिएशन में हो सकता है परमाणु हमला, लेकिन भारत फर्स्ट यूज नहीं करेगा। ठीक, भारत ने वर्ष 1999 में परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और 2003 में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का सिद्धांत अपनाया था। फर्स्ट यूज पहली बार हमने यूज करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इसको मानता ही नहीं है, फर्स्ट यूज पॉलिसी को। इसी वजह से पाकिस्तान का हर नेता भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है। लेकिन आप जानते हैं 2015 में दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि देश की परमाणु पॉलिसी ने भारत को बंधक बनाकर रख लिया है। देश की परमाणु पॉलिसी ने भारत को बंधक बनाकर रख लिया है। लेकिन मोदी सरकार इस पॉलिसी को बदलने का संकेत भी दे चुकी है। अब सुनिए, 2019 में, अभी तो हम पहलगाम की बात कर रहे हैं ना, 2019 में पुलवामा हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हालात पर निर्भर करती है। यानी राजनाथ सिंह ने दूसरे शब्दों में कहा था कि भारत अपनी परमाणु नीति हालात अनुसार बदल भी सकता है। अगर भारत को जानकारी मिलती है कि उस पर परमाणु हमला होने वाला है। इसलिए कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मोदी सरकार को लगा कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है तो हमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बंधक बनकर हम नहीं रहेंगे। साहब, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हमारे परमाणु हथियार दिवाली मनाने के लिए नहीं है। दिवाली मनाने के लिए नहीं है। सुनिए, अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है।
अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए पाकिस्तान में घबराहट है। इसलिए पाकिस्तान मान रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत हम पर हमला करने वाला है और हमारी पिटाई होने वाली है। सुनिए। We are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to पाकिस्तान को 100% यकीन, भारत करेगा आक्रमण। Military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टांगें कांप रही हैं। जनरल मुनीर अंडरग्राउंड हो गया है। पीओके में बोरिया बिस्तर पैक, भागने की तैयारी में पाकिस्तानी। जो है वो इंडिया का हिस्सा बन जाए तो हमेशा करके पाकिस्तान चले जाएंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। भारत के आक्रमण के खौफ से कमजोर कलेजे वाले पाकिस्तान की धड़कन जोर जोर से धड़क रही है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जब से गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया है, तब से पिछले 8 दिनों में एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जब पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की अवाम चैन की नींद सो पाई हो। बेचैनी का आलम यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान को धुआं करने जा रहा है। पाकिस्तान को यह डर कल पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक के बाद लगा, जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. पाकिस्तान के खौफ का आलम यह है कि कराची को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान को पूरा यकीन है कि इस बार भारत इतना जोरदार हमला करेगा कि पाकिस्तान के हाथ से पीओके और कराची दोनों निकल जाएंगे। इसलिए पाक फौज के साथ साथ पाकिस्तानी सीनेटर भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पाकिस्तानी सीनेटर पलवाशा मोहम्मद जई खान ने संसद में कहा कि हम अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे और जनरल मुनीर उस बाबरी मस्जिद में पहली अजान देगा कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपहसालार आसिम मुनीर देगा। भारत के हमले के नाम से ही पाकिस्तान हुकूमत की टांगें कांपने लगती हैं। पाक सीनेटर पलवाशा की गीदड़ भपकी के बाद 2 पाकिस्तानी नेताओं के पुराने बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये दोनों बयान भी उसी पाक संसद में दिए गए थे, जिसमें भारत के हमले के डर का खौफ पूरे पाकिस्तानी संसद ने महसूस किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इंफॉर्मेशन है और मैंने अपनी उनके साथ हमारी 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। कहते हैं युद्ध जैसे हालात हो तो एक हो जाओ, लेकिन मोदी विरोध में कुछ नेता पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं, जिसे पाकिस्तानी नेता हाथों हाथ ले रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बयान को पाकिस्तानी सीनेटर सैफुल्लाह ने कवर फायर के रूप में इस्तेमाल किया और कहा कि खुद भारत के विपक्षी दल पहलगाम हमले के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बयान के बाद ही सैफुल्लाह और अखिलेश की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर लंदन में खींची गई थी। जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है,
किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी। उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। पीपीपी सीनेटर यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, वक्त आने पर भारत को माकूल जवाब मिलेगा। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे, तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। पलवाशा मोहम्मद जई खान ने आतंकवादी घोषित किए गए खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी जमकर तारीफ की। पीपीपी सीनेटर ने पन्नू को एक साहसी आवाज बताते हुए उसकी वकालत की है। सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे। पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ विवादित बयान देने वाली पलवाशा खान का खुद भी विवादों से गहरा नाता है। बलूचिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तान ने छुपाए F-16 फाइटर जेट्स। पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद आई भारत की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में घबराहट का आलम है। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है, इसलिए अब पाकिस्तान बचाव की तैयारियों में जुटा है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से डरकर अपने F-16 ब्लॉक 52+ फाइटर जेट्स को बलूचिस्तान में छुपा दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने करीब आधे F-16 जेट्स को भारत से करीब 1500 किलोमीटर दूर ग्वादर के पास पसनी एयरबेस में छिपा दिया है। पसनी एयरबेस बलूचिस्तान में ग्वादर के पास अरब सागर के उत्तरी तट पर मौजूद है और ये पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस से काफी दूर है। हालांकि भारत की सीमा से दूर होने की वजह से पसनी एयरबेस से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ऑपरेट करना आसान नहीं है। पाकिस्तान के डर की एक और बानगी देखिए, पाकिस्तानियों ने पीओके से बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। उन्हें पूरा यकीन हो चला है कि इस बार भारत पीओके को वापस लेकर रहेगा। इसलिए रावलकोट में एक रैली के दौरान डरपोक पाकिस्तानी नेता ने कहा कि अगर भारत पीओके को अपने कब्जे में ले लेता है तो हम पाकिस्तान वापस भाग जाएंगे। जो है वो इंडिया का हिस्सा बन जाए तो हम हिजरत करके पाकिस्तान चले जाएंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। नेता तो छोड़िए, पाकिस्तान की आवाम भी ये 100% मानकर चल रही है कि पाकिस्तान पर भारत हमला जरूर करेगा। वहीं पाकिस्तान की आवाम ये भी मानकर चल रही है कि दुनिया के ताकतवर देशों से भारत के मजबूत रिश्तों की वजह से जंग में कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में एक डर का माहौल कितना है कि वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है कि अल्लाह करे युद्ध टल जाए, हमले का खतरा बढ़ रहा है। ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान के, जो खुद पाकिस्तान की रक्षा करने में अक्षम है, शायद जो अपनी रक्षा छोड़ दीजिए वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमले का खतरा बढ़ रहा है, अल्लाह करे युद्ध टल जाए। मतलब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं साहब कि पाकिस्तान की रक्षा कौन करेगा। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है अल्लाह करे युद्ध टल जाए। कई देश तनाव कम करने में लगे हैं, अल्लाह करे युद्ध एवर्ट हो जाए, मतलब युद्ध जो है वो टल जाए। साहब ये हरकत आतंकवादी भेजने से पहले सोचना था ना। ये जो आतंकवादी भेजे ये पहलगाम में, जब इतना डर था पिटाई का, जब इतना डर था कुटाई का, जब इतना डर था हमले का, तो फिर ये पहले सोचना था। अब क्या पछताना, क्योंकि अब तो पछता रहे। रक्षा मंत्री के बयान को सुनिए आप, पाकिस्तान के जो कह रहे हैं साहब कि पाकिस्तान की रक्षा कौन करेगा, उनको उस बात का डर लग रहा है। कह रहे हैं कि हमले का खतरा बढ़ रहा है, खतरा है, और अल्लाह करे युद्ध टल जाए। अब तो साहब कोई नहीं टाल सकता। सुनिए। क्या उसकी टाइमिंग होगी ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, और भरपूर दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। है कि आप लोग जिनकी शादियां हुई हैं उनको वीज़े दिए जाएं, ताकि बच्चे माओं से और हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दूर ना रहें। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं,
तो हमने क्या हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? ये कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। 84 में ये आई है, तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों भेज रहे हैं इसको। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है, ठीक है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए, इंसानियत आती है सबसे पहले, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं। देश धर्मशाला नहीं है हमारा। पाकिस्तानी बहुओं पर बवाल छिड़ गया साहब। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, भारत ने टाइमलाइन दे दी, इतने समय में पाकिस्तानियों भारत जाओ, भारत से जाओ बाहर, देश छोड़ो। भारत से पाकिस्तानियों का निकाला, ठीक बात, होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी बहुएं हैं, यहाँ पे शादी की, नागरिकता ली नहीं, अब जाना पड़ रहा है, रोना धोना चल रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने आपको यह समझा दिया कि एनआरसी कितना जरूरी था या जरूरी है। जो लोग एनआरसी का विरोध कर रहे हैं ना, उनके लिए जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने, शायद उनका मन बदल जाए, वो एनआरसी के सपोर्ट में आ जाए। क्योंकि कई पाकिस्तानी किस तरह से भारत में रह रहे थे ये तो अब पता लगा। मतलब कहते हैं ना कि बुरे से बुरे वक्त और बुरी से बुरी बात में भी कोई अच्छाई छिपी होती है। अंग्रेजी में होता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज अंग्रेजी में कहते हैं ना कि कुछ बुरे में भी कुछ अच्छा होता है। पहलगाम आतंकी हमले से आप ये समझ सकते हैं, इस आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का फैसला किया। ठीक, इस फैसले के बाद ऐसी ऐसी जानकारियां सामने आ रही है जिन्हें सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ही पता चला साहब कि भारत में शायद हजारों की तादाद में परसों से लोग रह रहे हैं जो या तो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में शादी करने के बाद भी भारत की नागरिकता उन्होंने नहीं छोड़ी है। और कई पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, उनके तो आधार वाधार बन गए हैं, पाकिस्तानी, नागरिकता नहीं ली है, वोट डाल रहे हैं। यह बात आप पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद ओसामा से समझ सकते हैं। नाम ओसामा, पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला, 2008 में 2008 से भारत में रह रहा था। तस्वीर चल रही है, ओसामा नाम 2008 से भारत में रह रहा था। कश्मीर के उरी में रहते हुए उसने 10वीं 12वीं की परीक्षा दी, ग्रेजुएशन कर रहा था। इसने खुद माना कि उसने भारत में वोट किया, उसके पास भारत का वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भारत में नौकरी की तैयारी भी कर रहा था। बहुत ही मासूमियत से इसने सब मान लिया। लेकिन पाकिस्तानियों को निकाल फेंकने के आदेश के बाद उसे 17 साल बाद भारत से जाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप? नागरिक कहां का, वोट कहां पे। अब भारत में पाकिस्तान को लेकर ना एक इसी तरह की दूसरी कहानी। सीआरपीएफ के एक जवान मुनीर खान ने मार्च 2025 में पाकिस्तान की मीनल अहमद खान से शादी की थी। उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। सवाल यह कि सीआरपीएफ जवान जो देश की रक्षा के लिए तैनात हैं, कुछ लोग मानते हैं, हम नहीं, बीजेपी और कुछ लोगों का मानना है कि ये इस तरह की चीजें नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकती हैं। कुछ लोग उदाहरण देते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि राजी मूवी भी इसी तरह की थी, जब यहां से कोई इंडियन जो है महिला वहां जाके शादी की। यहां पर ये रिवर्स राजी तो नहीं चल रहा है। ये स्थिति तब है जब सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आईएसआई भारतीय जवानों को हनी ट्रैप का शिकार बना सकता है। सुनते रहिए, दिमाग हिला देने वाली तीसरी कहानी पाकिस्तान के रहने वाली परवीन अख्तर के जरिए सामने आई। परवीन अख्तर रावलपिंडी की रहने वाली हैं, 40 साल से बारामूला में रह रही थी। भारत में रहते हुए परवीन अख्तर के बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, लेकिन उनका पाकिस्तान का रिटर्न टिकट तब कटा जब टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम। मोदी सरकार ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को निकाल बाहर करने का ऑर्डर दे दिया। नागरिकता नहीं लेंगे, रहेंगे यही, कागज नहीं। परवीन अख्तर तो पाकिस्तान जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि 40 साल तक भारत में वो कैसे रहीं?
कौन सा वीज़ा है जो पाकिस्तानियों को 40-40 साल तक भारत में रहने की इजाज़त देता है? NRC की ज़रूरत, समझ रहे हैं आप? चौथी कहानी, जम्मू कश्मीर के मेंढर में पाकिस्तान के 9 नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मेंढर से 9 पाकिस्तान के, इनमें से एक इफ्तिखार अली भी हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि 27 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में थे और पहलगाम आतंकी हमले से पहले वैष्णो देवी के कटरा बेस कैंप में ड्यूटी कर रहे थे। यहाँ एक कश्मीरी लड़के से शादी के बाद उसके बच्चे भी हैं। पांचवी कहानी, पाकिस्तान की रहने वाली मुजाला 6 साल से जम्मू कश्मीर के बारामूला में रह रही थी। उसके 2 बच्चे यहाँ पैदा हुए। यहाँ बच्चे पैदा होने की वजह से मुजाला के बच्चों को तो देश की नागरिकता मिल गई, अब उसे वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। बच्चे यहाँ, माँ वहाँ, यहाँ की नागरिकता नहीं ली। सोचिए, अगर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को निकालने का ऐसा ऑर्डर नहीं आता तो ये तो पता ही नहीं चलता कि भारत में क्या चल रहा है, कितने पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी पहचान नहीं छोड़ी है, भारत नहीं छोड़ना है। वैसे कहते हैं भारत बड़ा अनसेफ है, भारत में मुसलमानों का ये, मुसलमानों का वो, लेकिन यहाँ भारत छोड़ने में बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन वहीं अब आपको जम्मू कश्मीर के मेंढर की एक और तस्वीर, यहाँ पाकिस्तान के 9 नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। इसकी वजह से मेंढर के कई लोग नाराज हैं। सवाल ये कि गुस्सा या आक्रोश ये जो नजर आ रहा है, ये कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, उस वक्त नहीं दिखा। आज पाकिस्तानियों को देश निकाला हो रहा है तो बड़ा कष्ट हो रहा है। जब 90 में कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया था तब कहां गया था ये आक्रोश? यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज़ होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। है कि आप लोग जिनकी शादियां हुई हैं उनको वीज़े दिए जाएं ताकि बच्चे माओ से और हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दूर ना रहे। आप उनको तो कम से कम वीज़ा दें। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं, तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? उन्हीं को कहा, हमें नहीं कहा जी। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? ये रह सिर्फ उन्हीं का नाम आया कि उनको उन्हीं का नाम आया। लेकिन आप उन सरकार को हम ये कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर उनको बेच दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट। देखिए, कई इस तरह के मामले हैं जहां ऐसी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं जो वाकई नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा चैलेंज बन सकती थी। भारत में पाकिस्तानी खतरे की निशानी, बात सिर्फ इतनी नहीं है साहब। पाकिस्तानी महिलाएं, पाकिस्तानी नागरिक भारत में कई सालों से रह रहे हैं। कैसे भारत में आधार जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, कैसे नागरिकता के बिना सरकारी नौकरी तक ये लोग घुसे जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि कई भारतीय लड़कियां जो शादी तो पाकिस्तान में कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में शादी के बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ रही हैं। ये बड़ा सवाल भी पाकिस्तानियों को भारत से निकालने के दौरान सामने आया। ऐसे ही एक पाकिस्तानी बहू हैं वजीदा खान। 10 साल पहले शादी पाकिस्तान में हुई, 10 साल पहले। वजीदा के 3 बच्चे हुए। कुछ महीनों पहले वजीदा भारत आई। अब ये पता चल रहा है साहब कि पाकिस्तान में शादी के 10 साल बाद भी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, नागरिकता भारत की। बच्चे, पति पाकिस्तान में, हो गया बंटवारा। हालात हैं। सवाल तो ये, जिस महिला की 10 साल पहले पाकिस्तान में शादी हो गई, उसने पाकिस्तान की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? इसके अलावा ऐसी महिलाएं भी शायद हजारों की तादाद में हैं जिन्होंने शादी तो पाकिस्तान में की, लेकिन उनके बच्चे भारत में हो गए। इसी तरह पाकिस्तान में शादी के बावजूद उनके बच्चों को देश की नागरिकता मिल गई। अब ऐसी कई महिलाएं हैं जो युद्ध की आशंका के बीच पाकिस्तान जाना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें उनके बच्चों को आने नहीं दे रहा है। वो दरबदर हैं क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो दावा कर रही हैं कि उनकी शादी 10, 15, 20 साल पहले पाकिस्तान में हुई, लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद भी उन्होंने या तो पाकिस्तान की नागरिकता ली नहीं या उन्हें मिली नहीं। अब इस स्थिति को लेकर बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, सोशल मीडिया पर एक आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियां शादी करके भारत में रह रही हैं। 5 लाख, उनको नागरिकता नहीं मिली है। देश के अंदर तक घुसे दुश्मनों से कैसे लड़ें?
अब निशिकांत के आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है और मोदी सरकार को इस बात की जांच भी करनी चाहिए कि क्या पाकिस्तानियों के लिए भारत में घुसना, भारत का नागरिक बन जाना, भारत में घुसकर आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लेना इतना आसान है। लेकिन इस खबर में देश के लिए समझने वाली बात यह है कि भारत में पाकिस्तानियों की इतनी हेराफेरी ने बता दिया साहब कि NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, देश के लिए कितना ज़रूरी है। वरना आप सोचिए ना कि ये कल ओसामा जैसे लोग भी कहेंगे कि हमारा खून भी यहाँ की मिट्टी में शामिल है, लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए कागज़ नहीं है। देखिए, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं, तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, तो लोगों को ये सामान्य सी बात लगी होगी। लोगों ने सोचा होगा मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान से भारत घूमने फिरने या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए होंगे और अब उनका वीजा रद्द हो जाएगा और उन्हें वापस जाना पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार के ऐलान के 24 घंटे बाद से ही अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। लोग अपनी तकलीफ बयां करने लगे और सरकार से फैसले पर रोक लगाने की मांग भी करने लगे। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी दिखा जो चौंकाने वाला है, जिसको सुनकर और देखकर आप सोचेंगे कि क्या किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन पाकिस्तानी मोहतरमाओं की जो भारत की बहू बनकर रह रही थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से कई बहुएं तो 40-41 साल से भारत में रह रही थी। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं, तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना सर? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। अपने शहरियों के साथ अपने शहरी को देखकर, अगर कश्मीरी इंडियन शहरी है तो दिल्ली वाले क्यों उसको पीट रहे हैं, पंजाब वाले उसको क्यों पीट रहे हैं, यूपी वाले उसको वो तो हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी को पीटेगा, पाकिस्तान वालों को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो मुझे बता, ये तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, हमारे देश वासी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नागरिक है, तो फिर क्यों उसको पीट रहे हैं? जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। 1985 में मेरी शादी हुई थी, मेरी मिसेस पाकिस्तान की, कराची की। 40 साल से हम, मतलब जब 85 से हमने बिल्कुल सिटीजनशिप के लिए फार्म भर दिए, फिर उसका हमने सरेंडर पासपोर्ट किया पाकिस्तान एम्बेसी में। उसका मतलब यही है कि इसको सिटीजनशिप चाहिए। अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली और रात के 12 बजे रेड आ गई, भाई इसको वापस निकलना है। अटारी बॉर्डर पर ऐसे लोगों की भीड़ है। कोई अपने शौहर को छोड़कर जा रहा है, तो कोई अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा है और कोई पूरा का पूरा परिवार ही छोड़कर जा रहा है। ऐसे ही लोगों में मीनल खान और इफ्तिखार अली भी हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग देश की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए इनका जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मीनल की शादी कुछ दिन पहले ही भारत में हुई थी और अब उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। मीनल के पति CRPF के जवान हैं और इसी को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। वहीं बात पाकिस्तानी नागरिक इफ्तिखार अली की भी हो रही है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इफ्तिखार अली हैं तो पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन वो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं और वो भी पिछले करीब 27 साल से। अब सरकारी आदेश के बाद मीनल और इफ्तिखार को भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? ये रह सिर्फ उन्हीं का नाम आया कि उनको उन्हीं का नाम आया, लेकिन आप उन सरकार को हम ये कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर उनको भेज दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमें किस उसमें ये इतनी सजा दे रहे हैं, हम पे रहम क्यों नहीं खा रहे? मेरे बच्चों पे क्यों नहीं रहम खा रहे?
मेरी दादो है, मतलब मेरे हस्बैंड की वो नानो है, और वो तब से बेहोश है। अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना। वो भी तो अटैक उनको आ रहा है, वो इतना रो रहे हैं। वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं। वो तो हमें फिर भी ये उम्मीद है कि हमने कोर्ट में कहा हुआ है, हमें क्या पता हमें रोक लिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर क्या पता वो ही यही कह दें कि जिनकी यहाँ शादियां हुई हैं वो ना जाए। सोशल मीडिया पर इन पाकिस्तानी नागरिकों की तुलना आलिया भट्ट की राजी फिल्म से की जा रही है, जिसमें आलिया भट्ट पाकिस्तान में बहू बनकर जासूसी करती दिखती हैं। सरकार के एक्शन के बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी महिलाओं की भीड़ देखकर हर कोई अचरज में है, और यही वजह है कि इसको लेकर भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुनिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को। सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं।